नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू एक बार फिर छात्र आंदोलनों को लेकर चर्चा में आ गया है। 5 जनवरी की रात जेएनयू परिसर में जेएनयू छात्र संघ और वामपंथी छात्र संगठनों ने प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि साबरमती हॉस्टल के बाहर देर रात तक नारेबाजी और हंगामे का माहौल बना रहा और इस प्रदर्शन पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया लगातार सामने आई है। वहीं प्रदर्शन के दौरान न्याय दो और रिहाई दो जैसे नारे गूंजते रहे। ये नारे सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए गए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी और इस फैसले से नाराज छात्रों ने दोनों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मोदी और अमित शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसे नारे भी लगाए। ऐसे में सवाल है कि क्या ये असहमति है या अलगाववाद, क्या ये आजादी है या अराजकता, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है या देशद्रोह। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप वो वीडियो देखिए जिसको लेकर अब सियासी माहौल के साथ साथ कहीं ना कहीं अब देशद्रोह जैसी भी आवाजें उठ रही हैं। देखिए वीडियो। तो जेएनयू में इसी तरह के नारेबाजी पूरी रात होती रही और इसी को लेकर अब पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि ये अलगाववाद है या असहमति है, क्या ये आजादी है या अराजकता है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जेएनयू से देवेंद्र सिंह हैं और राजनीतिक एक्सपर्ट्स हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास एबीवीपी से विकास पटेल जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा संदीप जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि असहमति है या अलगाववाद है, जिसे लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी बता रहे हैं, ये क्या है असल में? देखिए कोमल जी, हमारे यहाँ जो युवा नेता पैदा होते हैं वो मोस्टली डीयू से और जेएनयू से निकलते हैं। और चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो यहाँ बच्चे बच्चे के अंदर जब वो कॉलेज में पहुंचता है कहीं ना कहीं राजनीति, उमंग, राजनीति के सपने, वो सब चीजें देखने लगता है। और दिल्ली के अंदर हमारा जो युवा है, जो विद्यार्थी है, वो पक्ष की राजनीति भी देखता है। कुछ लोगों के लिए राहुल गांधी आदर्श हो सकते हैं, ममता बनर्जी आदर्श हो सकती है, लालू यादव आदर्श हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए मोदी जी, अमित शाह जी और दूसरे लोग उनके आदर्श हो सकते हैं। उसी विचारधारा को वो फॉलो करते हैं। आप दिल्ली की राजनीति में अगर देखेंगे तो बीजेपी के अनुसार चलने वाले, बीजेपी के फॉलो करने वाले भी बहुत स्टूडेंट हैं और बीजेपी के खिलाफ चलने वाले भी बहुत स्टूडेंट हैं। तो जेएनयू में जिस तरीके का प्रदर्शन था, आप इसको सरकार के खिलाफ भी कह सकते हो, बीजेपी के खिलाफ भी कह सकते हो और सरकार के प्रति नाराजगी भी कह सकते हो। जिस तरीके से उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ एक जजमेंट आया कोर्ट का कि उनको अभी जमानत नहीं मिल सकती, इसके एवज में मैं ये भी बताना चाहूंगा, ऐसी कई चीजें होती हैं जो हमारे कोर्ट और सरकार और एजेंसियां देखती हैं। जिस तरीके से आपने हाल ही में देखा कि कुलदीप सेंगर की जमानत को रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो कई माहौल देखा जाता है, इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से देश के अंदर माहौल बन सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि जैसे शर्जील इमाम और उमर खालिद की बात आती है, उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिस तरीके के आरोप और इस तरीके के नारे लगाए थे, नारे ये थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था और इतनी बड़ी हरकत, इतनी बड़ी गलती नजरअंदाज भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कई लोग, आज बात एक स्टेप की है, कल कोई दूसरे स्टेप पे जाएगा, परसों कोई तीसरे स्टेप पे पहुंचेगा, चीजें बढ़ने लगती हैं। अगर आपको समाज में एक मैसेज देना है कि कानून बड़ा सख्त है और कानून के खिलाफ चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो आपको इस तरीके के स्टेप उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। और यही सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है जो दिल्ली के दंगे हैं वो भी रुके हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के दंगे हैं वो भी रुके हुए हैं, जो बिहार के दंगे हैं वो भी रुके हुए हैं,
बंगाल के भी दंगे रुके हुए हैं। इससे एक मैसेज पूरे समाज में, पूरे देश में चला जाता है कि ठीक देखिए, है। उल्टी सीधी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है विकास जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। देखिए, जो इस तरह का पैटर्न है कैंपस में नया नहीं है। हम्म। और जो उमर खालिद है, उमर खालिद का तो रिकॉर्ड रहा है, इनके फादर भी सिमी के एक्टिविस्ट रहे हैं 1983 से 85 तक। और ये उस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं जिसका नाम डीएसयू था। वो डीएसयू ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस गवर्नमेंट में बैन किया गया था, उसके ये उमर खालिद मेंबर रहे, जो बाद में जेएनयू में बासो नाम का एक संगठन बनाते हैं। और कैंपस का जो उन्होंने लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करके 2016 में जिस तरीके के नारे लगे, उसमें जिस तरीके से वो जेल गए, उसके बाद भीमा कोरेगांव में जो दंगे हुए, दिल्ली के जो दंगे हुए, जहां पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज बता रही हैं कि जनवरी और फरवरी में जो दंगे हुए, जनवरी में ही इस तरह की कोई बैठकों को लेना और बैठकों में वहां पे जो लोकल्स हैं उनको उत्तेजित करना कि आप लोग अपने घरों में ईंटें रखिए, पत्थर रखे, मिर्च रखे, ग्लासेस रखे, ताकि इस तरह की कुछ घटना होती है, सीएनआरसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था तो वो उसका इस्तेमाल कर सके, इस तरह से उनको भड़काना, इस तरह का एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं। और प्राइमा फेसिया बेसिस पे ही जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है और कहा है कि देश की जो अखंडता है उसके खिलाफ इन लोगों ने काम किया है, उसके बेसिस पे उन्होंने अभी जमानत को रद्द किया है। और साजिद इमाम को देखेंगे, साजिद इमाम ने सीएनआरसी प्रोटेस्ट में जब जाफराबाद और शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस समय वहां पे उनका एक वीडियो बहुत वायरल है, आप जिसमें आप देखेंगे कि वो बोलते हैं कि अगर सेना और सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो सब जानते हैं कि हमारा एक डिलेमा है, कहीं ना कहीं हम लोग एक इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको वो कट करने की बात कहते हैं और कहते हैं कि वहां पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे पूरा चक्का जाम करेंगे और वहां की पटरियों पे इतना मवाद भरेंगे कि वहां पे सेना जो नॉर्थ ईस्ट में ना जा सके। तो इस तरह का जो लोगों को, हजारों लोगों के बीच में इस तरह के भाषण देना और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे बोलना कहीं ना कहीं देश के अखंडता पे सवाल खड़ा करता है। उसी को लेके जो सुरक्षा एजेंसियों ने बिल्कुल ठीक है, सुरक्षा एजेंसियों ने जो अपनी याचिका दायर की है उसी बेसिस पे सारी कार्रवाई हो रही है। ठीक है देवेंद्र जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक चीज पहले बताना चाहूंगा कि ये जो पहले तो मैं घर पे हूँ, मैं इस इंसिडेंट पे ज्यादा था नहीं वहां पे। जितना मुझे पता है ये इंसिडेंट जो हम लोग के पास व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये गोरिल्ला ढाबा था जो 2020 में मारपीट हुई थी एबीवीपी के द्वारा जेएनयू के स्टूडेंट्स पे, उसको लेकर के था। तो ये सरचील और उमर को लेकर के तो पहली बात है ही नहीं। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह किसी को भी अगर मारने का या कुछ तरह का स्लोगन लगाता है, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग इन माय ओपिनियन। मैं कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही वायलेंस के अगेंस्ट में रही है, तो हम इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उमर खालिद की रिहाई और शर्जील इमाम के जो डिस्कशन चल रहा है, पहली बात उस डिस्कशन को इस इशू से मेल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में था ही नहीं, जितना मुझे पता चला है। और उमर खालिद का जो इंसिडेंट आपने जिक्र किया, तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि जो रॉयट वगैरह जो आपने दिल्ली के डिस्कस किए, विकास भाई ने डिस्कस किए, तो उसी टाइम पे के ही एक दूसरी पक्ष के व्यक्ति थे कपिल मिश्रा, उन्होंने भी हेट स्पीच दी थी। तो वो तो बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उस पर कुछ बोलना चाहें अगर। देखिए, जो आपने बोला है वो बात सही है कि साबरमती पे जो हुआ गोरिल्ला ढाबा था, लेकिन गोरिल्ला ढाबा का जो पैटर्न है कैंपस में, वो आप भी जानते हैं कि गोरिल्ला ढाबा किस लिए होता है और वहां पे क्या किया जाता है। गोरिल्ला ढाबा के नाम पे छात्रों को बुलाया जाता है और वहां जो अपना एजेंडा होता है, प्रोपेगेंडा होता है, उसको वहां पे अपने सामने लाया जाता है। 5 जनवरी के बहाने लोगों को इकट्ठा करके वहां पे जिस तरीके के नारे लगाए गए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जो होता है और देश का जो गृह मंत्री होता है वो संवैधानिक पोस्ट पे होता है, उसके खिलाफ कि हम उसकी कब्र को देंगे, इस तरह के नारे बहुत गलत है और इस तरह के नारे इस कैंपस में नहीं होने चाहिए। कैंपस पहले से ही बहुत बदनाम रहा है, क्योंकि वामपंथी संगठनों ने कैंपस को सिर्फ अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आम छात्र हैं, हमारे छात्र हैं, उनको बाहर इस चीज के लिए लेकर झेलना पड़ता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक जेएनयू का इंसिडेंट आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जनता के सामने रखना चाहूंगा
चाहे वामपंथी संगठन हो चाहे एबीवीपी संगठन हो, दोनों कैंपस में गुंडागर्दी करते हैं और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और इनका जनता के या स्टूडेंट्स के मुद्दों से सरोकार ही नहीं रहता है। पहली बात, एक एक व्यक्ति उकसाएगा, दूसरा व्यक्ति मारपीट करेगा। यही कैंपस का पैटर्न चला रहा है जब से जेएनयू स्टैब्लिश हुआ है। ना तो शांति से ये लोग जनता को पढ़ाई करने देते हैं, ना तो और तरह तरह की इशूज लेके आते हैं, जबरदस्ती के इशूज। जैसे कि अब आज का ही इंसिडेंट देख लीजिए, पूरे चैनल में ये चल रहा है और पूरे चैनल्स में जो जनता के छात्रों के बेसिक इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ का फंड कट क्यों हो रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। वहाँ पे लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर 9,000 लोगों के बीच में 900 लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, वहाँ उस पर बात नहीं कोई करेगा। लेकिन इस चीज पर बात करने के लिए ज्यादा जी यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना टाइम। चाहूंगी। यहाँ पर आपने कपिल मिश्रा का जी। जिक्र किया है, उन्होंने भी इस पूरे ही उत्कंठ पे अपनी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि सपोलो का फंड कुचला जा रहा है, इसलिए झटपटाहट हो रही है। देवेंद्र, सपोले कौन है इसमें? बिल्कुल उन्होंने प्रतिक्रिया इसी प्रकार की दी है कि अगर ये नहीं तो सपोले कौन प्रधानमंत्री है? की जो गरिमा है आपके उसको हिसाब से नुकसान सपोले पहुंचाने की कौन है कोशिश यहाँ की पे? है। उन्होंने साफ तौर पर पीएम मोदी और शाह के खिलाफ जो नारेबाजी हुई है उसके ऊपर ये प्रतिक्रिया दी है। नहीं, किसी को भी मारने की धमकी देना, किसी को भी मैं हेट स्पीच को कभी सपोर्ट में नहीं रहूंगा, चाहे वो कपिल मिश्रा की तरफ से दी गई हो चाहे किसी और व्यक्ति के द्वारा दी गई हो। हेट स्पीच और ये दंगा, जो वैसी स्पीच जो लोगों को भड़का सके, और ये काम दोनों संगठन करते हैं, एबीवीपी हो चाहे लेफ्ट के संगठन हो। तो इस चीज को तो हम कभी भी सपोर्ट में नहीं रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने दो प्रधानमंत्रियों की जानें खोई हैं, हमेशा से ही वायलेंस के अगेंस्ट रही है, कभी इस चीज का समर्थन नहीं कर सकते। देवेंद्र और जी, ये तो मानते निश्चित हैं ना रूप से आपकी जेएनयू देखिए, जो जैसी शैक्षणिक संस्थानों में मोदी शाह की कब्र खुदेगी जैसे नारे लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जेएनयू कैंपस जैसी जो एक अच्छी संस्था भी है वहां पर सीधे सीधे हिंसा को भी बढ़ा सकती है। नहीं, निश्चित रूप से किसी को भी मारने की धमकी देना, यहाँ तक कि कुछ समय पहले एक एबीवीपी के ही संगठनों के द्वारा एक और कोई व्यक्ति था, उसको नजीब को मार दिया गया। ये सब भी चीजें हैं, ये सब भी चीजें डिस्कस करिए। मैं तो ये भी कहूंगा, विकास तो जी, एक तरफ से वायलेंस नहीं होती है। मैं देखिए, इतना बता जिस दूं यहाँ तरीके पे के स्पष्ट रूप मतलब से ये कि इस एबीवीपी तरीके से और दोनों आरएसएस, संगठनों के बीच में एबीवीपी एनएसवाई बचना चाह रही है, दोनों संगठनों के बीच में एनएसवाई बचना चाह रही है। तो बता दूं, कैंपस में जब बचना 9 नहीं फरवरी चाह रहे 2016 की कांग्रेस। जब घटना हुई, 9 फरवरी 2016 की जब घटना हुई थी, और जब कन्हैया कुमार, उमर खालिद, सलाह रशीद ऐसे जब लोग उसमें फंसे थे, उस समय राहुल गांधी ही थे जो कैंपस में आए थे और उनके बचाव में जेएनयू के एडमिन ब्लॉक तो पे खड़े होकर उनके सपोर्ट में राहुल गांधी ने भाषण दिया ऐसे था। किसी भी व्यक्ति, तो राहुल गांधी ने उस समय कन्हैया के जो सपोर्ट में आई थी, स्टूडेंट्स, जब कन्हैया का रिहाई तो हुआ था, कन्हैया ने उस ऐसी, समय राहुल कन्हैया ने गांधी, कौन सा, अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्हें समर्थन दिया था। और जो एनएसवाई संगठन है वो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का ही पिछलग्गू है कैंपस में उन्होंने भी उमर खालिद के सपोर्ट में पैसे निकाले हैं, उमर खालिद के सपोर्ट में बोला है, उन्होंने भी सजीद इमाम के सपोर्ट में बोला है। ये किसी से छुपा नहीं है। इस कैंपस में आपने हमेशा सबसे से ही पहली बात, विषयों पे समर्थन दिया है। आप लोग का सिर्फ उद्देश्य सबसे ये पहली रहता है बात, कि अखिल भारतीय राहुल विद्यार्थी परिषद गांधी के और अरविंद अगेंस्ट में। केजरीवाल ठीक है। दोनों, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इसलिए आए थे क्योंकि उनको लगा था कि दिल्ली पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे बाकी जो स्टेट की मशीनरी हो, वो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में काम कर रही है। और ये निश्चित रूप से इस बात को आपको स्वीकार नहीं, करना वो पड़ेगा जो कि वीडियो जब से आए थे, बीजेपी की जो उस समय सरकार आई वीडियो है जेएनयू से तब आया से था, उसने लाइव पूरे देश जेएनयू में और देखा, पूरे देश से देखा किस तरह से कैंपस में साबरमती ढाबा पे इस तरह के नारे लगे, और उस नारे के सपोर्ट जब उसको सरकार ने एक्शन लिया और उस समय उन लोगों को गिरफ्तार करके जब वो तिहाड़ जेल गए, तो उसके बाद राहुल गांधी के साथ साथ पूरी वो मशीनरी, पूरा जो एक उस ग्लोबल नैरेटिव बनता है कि विदेश से लेके इस देश में, इस कैंपस में, और सब लोगों ने उनके खिलाफ, जो ये पूरी घटना हुआ उसके सपोर्ट में उन्होंने लिखा, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, उन्होंने भाषण दिए। राहुल गांधी खुद कैंपस में आए थे, अरविंद केजरीवाल आए। मैं भी आपको शायद पता नहीं होगा, उस समय आप कैंपस में नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं उस समय कैंपस में था। उस समय मैं बीए में हुआ करता था और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप एक बार जाके वापस से चेक करिए, ठीक है, राहुल ठीक है। गांधी ने कन्हैया कुमार को सपोर्ट किया, और वही कन्हैया कुमार आज कांग्रेस पार्टी में भी है।
2016 में जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, उस इंसिडेंट पर आप बताइए कौन व्यक्ति अभी भी जेल पर है? सारे लोग छूट चुके हैं जो बता रहे हैं आप। वो जो नारे लगे सारे लोग बेल पे हैं, सारे लोग बेल पे हैं, छूटे नहीं है, सारे लोग बेल पे हैं। हम्म, ठीक है संदीप जी। तो इस तरह की ऐसे आप में बच नहीं अभी तो सकते। हमारे आप साथ लोगों ने देवेंद्र भी जी इस हैं, तरह की उन्होंने चीजों को साफ सपोर्ट तौर पर किया कहा है। है। बचने ठीक है वाली विकास बात जी, ही नहीं देवेंद्र है, जी, ठीक बचने है। वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है। आप आपने यहाँ पर हम्म संदीप जी एक बात का जिक्र किया कि ये विरोध हो सकता है उन बच्चों का जो वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हम वीडियो भी साफ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन विरोध का भी तो एक तरीका होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदना जैसी बातें करना, शाह की कब्र खोद देंगे ऐसी इस तरह की बातें करना, ये कहीं ना कहीं देश के अखंडता को भी चुनौती देता है। तो ऐसे में विरोध का जो दायरा है वो भी तो हमें सीमित करने की जरूरत है। देखिए कोमल जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये हमारे देश की राजनीति जहां से शुरू होती है, ये वो स्टेज है। और आप ये देखिए यहीं से किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, किस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। और ये चीज यहाँ से शुरू होकर संसद तक, आपको संसद में याद होगा किस तरीके से दिल्ली बीजेपी के सांसद रहे रमेश विधुड़ी ने एक सांसद को कटुआ तक कहा, पता नहीं क्या क्या, मतलब इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं बोल नहीं सकता। तो ये परंपरा सी चल पड़ी है। और इसमें मैं किसी एक पार्टी को या किसी एक छात्र संगठन को दोषी नहीं मानता। ऐसा कोई संगठन का नाम आप मुझे नहीं बता सकते या ऐसी कोई पार्टी नहीं बता सकते जिसमें इस तरीके की इस्तेमाल नहीं की जाती। अगर आप राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पंडित नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री ब्राह्मण समाज से आते थे, एग्जैक्टली उनका चरित्र हनन अगर आप देखेंगे कोमल जी, बहुत गलत तरीके से चरित्र हनन किया गया है। हमारे देश में महिलाओं की बात की जाती है, लड़कियों को बराबर माना जाता है। देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आप देखिए किस तरीके से चीजें होती है। तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर सभी सरकारों को या सभी पार्टियों को बैठ कर के बात करने की जरूरत है। लेकिन कोई भी पार्टी बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस तरीके की गंदगी फैलाकर उनको मजा आता है। हाँ, ये बात जरूर है, जिसकी सत्ता होती है उसके पास पावर होती है, पुलिस प्रशासन होता है, वो कई बार एक्शन लेके या डर का माहौल पैदा करके अपने आप को बचा ले जाता है। लेकिन ये युवा लोग हैं, विद्यार्थी हैं, ये इनको पता नहीं है डर क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि कुछ ना कुछ स्थिति बेहतर करने के लिए हमें निचले स्तर से, जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जब वो 10th 12th करके जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहीं से इस तरीके की शिक्षा भी दी जानी चाहिए कि भाई हर चीज का एक स्तर होता है, किसी को डाउन कर सकते हैं। राजनीति में देखिए विरोध की राजनीति होती है, कोई किसी की तारीफ नहीं करेगा। अगर विपक्ष भी सत्ता की तारीफ करने लगेगा तो मेरे ख्याल से वो कभी भी सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन विपक्ष में रहने का भी एक तौर तरीका होता है। हमने पहले देखा इस तरीके की गंदगी नहीं थी, आज की तारीख में गंदगी आ गई और किसी भी स्तर तक राजनीति जा सकती है। बिल्कुल। विकास जी, यहाँ पर क्या जेएनयू में अब जो ये संगठन है, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके द्वारा ये जो आयोजित प्रदर्शन है, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक अधिकार है या ये परिसर को ही अस्थिर करने की साजिश है? क्योंकि जेएनयू पर ये आरोप अक्सर लगते हुए आए हैं। देखिए, आप कोई पॉलिसी होती है या कुछ होता है, उसका विरोध करिए, वो समझ में आता है। आप बीजेपी का विरोध करिए, आप एबीवीपी का विरोध करिए, आप किसी का भी विरोध करिए, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए। ये डिसेंट नहीं है, क्योंकि आपके भारत के राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, इस तरह के जो लोग होते हैं, ये आपके प्रतिनिधि होते हैं, जिसको जनता ने चुन के वहां भेजा है। आप उसको कैंपस में आप ये बोलेंगे कि आप उनकी कब्र खोदेंगे, तो ये डिसेंट नहीं है। और इस कैंपस में हमेशा से इस तरह का कृत लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। और जब उनसे इस पे सवाल किया जाता है तो वो तथ्यों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं हमने ये तो बोला ही नहीं था, हमने तो कुछ और बोला था। ये जो मीडिया है, जो ये लोग हैं, वो उसको हमको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनको समझना पड़ेगा, इनको खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा अपने आप को कि वो कैंपस के साथ क्या कर रहे हैं। कैंपस पिछले एक दशक में काफी बदनाम हुआ है इन वामपंथी संगठनों के द्वारा, और इसकी वजह से कैंपस का कहीं ना कहीं जो स्तर है कहीं ना कहीं गिरा है। और आज जो जो जेएनयू की जो इस नजर से देखा जाता है, वो कैंपस के लिए ठीक नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से ऐसे लोगों का विरोध किया है, और कैंपस में इसी की वजह से आज ये हुआ है कि कैंपस में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं रुकी है, पहले से कम हुई हैं। और इसमें देखेंगे कि एक पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम पूरे दुनिया में काम करता है। कि कुछ दिन पहले देखा होगा कि न्यूयॉर्क के मेयर ने बोला कि सजील इमाम का ट्रायल नहीं हो रहा है,
उमर खालिद का ट्रायल नहीं हो रहा है, उनको बेल नहीं मिल रहा है। जबकि आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल ने जो बेल के लिए लास्ट टाइम जब अपील किया गया था, उसको वापस ले लिया था। और उसी सुप्रीम कोर्ट का जो बार बार न्यायपालिका के लोग दुहाई देते हैं, बाबा साहब की दुहाई देते हैं, लेकिन उसी न्यायपालिका ने जब इनके बेल को खारिज किया है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उसको एक्सेप्ट जो 5 तारीख को इन्होंने बोला कि गुरुद्वारा धावा करेंगे, वहां पे इस तरह के नारे लगाते हैं जो कहीं न कहीं कैंपस की जो स्थिति है उसको चिंता, मतलब लोगों के लिए चिंता पूर्ण बनाती है। देवेंद्र जी। सॉरी, नेटवर्क थोड़ा वो डिस्कनेक्ट हो गया था फोन से, देवेंद्र जी, उन्होंने वाईफाई साफ कनेक्ट कर तौर रहा पर ये था। बोला है कि ये कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। ये जिस तरह से अब प्रदर्शन हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संस्था का जो नाम है, शैक्षणिक संस्था का नाम कहीं ना कहीं डुबाने की कोशिश है। और अगर पिछले हम साल उठा के देखें तो जो जेएनयू है उसका नाम काफी गिर गया है, क्योंकि विरोध करना समझ में आता है, लेकिन एक तरफ देश को बांटने की बात करना, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना या टुकड़ों टुकड़ों में भारत को बांटने की कोशिश करना, ये सभी नहीं करना चाहिए। देवेंद्र जी। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, हेलो, हाँ, इस सुन पे पा रही हूँ मैं ये आपको। कहना चाहूंगा कि जेएनयू के नाम का मुझे तो ये कारण कम दिखता है, कारण दूसरा दिखता है। पहली बार 2014 से जब से सरकार आई है तो एक, जैसे नो डाउट संदीप चौधरी जी ने जो बात कही स्ट्रांग हुई है, और बीजेपी और आरएसएस की स्ट्रांग हुई है, उसके थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पुलिस हो, काफी तरीके से दमन किया गया। दूसरी चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि एकेडमिक स्टेट जो वहाँ का कैंपस का रहे तो अच्छा रहे। तो उसको लेकर के मैं ये कहूंगा कि जब से अरेंजमेंट्स को देख लीजिए, आरएसएस से बीजेपी के थ्रू लोग आए हैं, तो उनका ना तो शैक्षणिक योग्यता देखी गई है, ना तो कुछ देखा गया है। तो एकेडमिक स्तर पर भी बहुत कॉम्प्रोमाइज किया गया है इस सरकार में। तो तीसरा चीज मैं ये थोड़ा नेटवर्क डाउन चल रहा है इधर। तीसरा चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फंड कट का इशू है, ये बहुत प्रोमिनेंट इशू है। 2014 के बाद से जो जेएनयू कैंपस में 88% फंड कट हुआ है, जो कि बहुत कंसर्निंग है। और इस चीज पर भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिना फंड के आप क्या ही कर लेंगे। हॉस्टल्स की हालत खराब है, लाइब्रेरी की हालत खराब है, नहीं लाइब्रेरी दिला पा रहा है। ठीक है, मैं इन आपकी बात सारी समझ चीजों पर बिल्कुल ठीक है। विकास जी, उनका कहना है कि जो अब सरकार है उसकी वजह से जो जेएनयू का नाम है वो खराब हो रहा है, आरएसएस बीजेपी ने खराब किया है। नहीं, क्या है ना कि इनका पूरा गठबंधन चल रहा था पहले, यूपीए में साथ में थे, तो मिल के सारी संस्थाओं व्यवस्थाओं को चलाते थे। तो उसके बाद से जब एक राष्ट्रवादी सरकार आने के बाद से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2014 के बाद इस कैंपस में जब एक प्रोमिनेंट एक मुख्य विपक्ष के रूप में आई, और जब इन लोग को एक्सपोज करना शुरू की है, तो कहीं ना कहीं उस बात का इनमें बुलबुलाहट है। 2016 की घटना हो, 2018 की घटना हो, 2020 की घटना हो, इस तरह की घटनाओं में वामपंथी संगठन हमेशा से एक्सपोज हुए हैं। पहले वो वीडियो नहीं आ पाता था, लेकिन जब से डिजिटल इंडिया हुआ है, लोगों के पास फोन आया है, लोगों के पास इंटरनेट आया है, तब से इसका फायदा मिला है। इनके वीडियोस एक्सपोज हुए, लोगों ने देखे हैं कि किस प्रकार इन्होंने कैंपस का जो प्रांगण है, जिसको आपको अपने व्यक्तित्व विकास के लिए काम करना चाहिए, वहां पे इन लोगों ने अपने एजेंडा के लिए काम किया है, ग्लोबल नैरेटिव्स को हटाने का काम किया है, और किस तरह अपने आकाओं को खुश करने के लिए कैंपस का जो जेएनयू है, जिसको छात्रों के लिए काम करना चाहिए, जिसको छात्र के हितों के लिए काम करना चाहिए, वो जेएनयू आज पपेट बन के अपने आकाओं को खुश करने के लिए उस जेएनयू का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों के लिए करता है। देवेंद्र जी, कहीं एक्सपोज होने का डर तो नहीं है ये कि लेफ्ट का जो एजेंडा है वो एक्सपोज हो रहा है? देवेंद्र जी। उनसे भी हम जुड़ने की लगातार कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर संदीप जी, जिस तरह से हम देखें, हमारे पास दोनों ही ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात कही है। तो वो एक तरफ ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार की तरफ से जो भी आरएसएस वगैरह है, इनकी वजह से पूरा मामला खराब हुआ है। नेटवर्क नहीं चल रहा। देखिए कोमल जी,
ये मेरे जो दोनों युवा साथी हैं बहुत अच्छी से बात रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में हमें इन अलग अलग पार्टियों से प्रवक्ता के रूप में देखेंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, जैसे मेरे ने बताया, कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, युवा साथी बैठे हैं, कि राजनीति में ऐसा भी नहीं है कि हम गलत सलत बोलकर, गलत नारे लगाकर, गलत कीचड़ उछालकर बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आपको आगे जाना है, आपको टॉप तक पहुंचना है, तो आपकी राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए, कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, विपक्ष का हो या पक्ष का हो, जो पॉलिटिशियन है उनकी कदर होनी चाहिए। और मैंने ये भी बताना चाहता हूं, ऐसे कई बड़े नेता जो कभी कांग्रेस में दिखते थे वो आज बीजेपी में दिखते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी में दिखते थे वो अब कांग्रेस में दिखते हैं। इससे हमेशा ये कोशिश रखो कि कितने भी गिरो, लेकिन वो गुंजाइश रखो कि जिस दिन आमने सामने हो आपको नजरें न झुकानी पड़े, आप आराम से हाथ मिला सके, दिल मिला सके और साथ में मिलकर काम कर सके। तो ये चीजें दोनों तरफ से इन युवा साथियों को समझनी पड़ेगी। जो हमारे युवा स्टूडेंट है, जो युवा लीडरशिप है, उन सब लोगों को कोमल जी ये चीजें समझनी पड़ेगी। और हम खुद ही जिम्मेदार हैं अपने देश की राजनीति में भी और अपने देश की अलग अलग फील्ड में। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है, आपको अजीब लगेगी कि भाई जेएनयू की अभी चर्चा कर रहे हैं, जेएनयू की इमेज खराब हुई है, जेएनयू की स्थिति डाउन हुई है। देखिए, खाली हम इन स्टूडेंट्स को या जो हमारी बीजेपी की विंग है या जो कांग्रेस की विंग है उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मैं ये मानता हूं हर चीज को बेटर बनाने का भी जो क्रेडिट जाता है वो सरकारों को जाता है, और अगर कोई चीज फेल होती है उसका भी क्रेडिट सरकारों को जाता है। बिगड़ी हुई स्थिति को बेहतर किया जा सकता है और बेहतर स्थिति को बिगाड़ा जा सकता है। जैसे बीएसएनएल को अगर ठिकाने लगाना है, बीएसएनएल की सर्विस खराब कर दीजिए, बीएसएनएल धीरे धीरे हम और आप सिम लेना बंद कर देंगे, यूज करना बंद कर देंगे, वो ठिकाने लग जाएगी। बीएचईएल का आपने हाल देखा होगा। ऐसी कई चीजें हैं जो धीरे धीरे करके दम तोड़ती चली गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी में ये कमी रही, जो हम चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते और वो चीजें दम तोड़ने लगती है। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, कई बार हमारा देश आरक्षण के नाम पर कोमल जी जला है। तो आरक्षण को एक तो खत्म करने वाली तरीका है कि भाई गवर्नमेंट कोई मीटिंग लाए, कोई बिल लाए कि हमने आरक्षण खत्म कर दिया, बहुत बड़ा विरोध उनके खिलाफ हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि भाई बिल भी नहीं लाना, किसी की नाराजगी भी नहीं लेनी और आरक्षण को खत्म करना है। उसके लिए क्या है, प्राइवेटाइजेशन कर दो, आप अंबानी को, अडानी को सारे अधिकार, सारी कंपनियां, सब कुछ उनके हाथ में दे दो। तो उसमें जो बीएसएनएल में गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते थे वहां तो अब कोई लगेगा नहीं, लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां ढूंढने लगेंगे। तो सरकार के पास वो चीज भी है, वो ब्रेन भी है कि हमें किस तरीके से किन चीजों से कहीं ना निकलना कहीं है। पॉलिसी का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, केवल एक आरोप नहीं तो बनना सरकार की चाहिए। मेंटेलिटी किस तरीके की है, सरकार की सोच किस तरीके की है, सरकार किस दिशा में चीजों को ले जाना चाहती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पॉलिसी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और एक विरोध करने की, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और जो सीमित दायरा है वो भी करना चाहिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। आज हमने देखा एक तरफ राष्ट्र प्रेम साफ तौर पर दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ असहमति का जो जज्बा था वो भी हमने देखा। लेकिन अंत में एक बात सबको याद रखनी है कि जेएनयू भारत का है और भारत सबसे ऊपर है, क्योंकि विचार भिन्न हो सकते हैं लेकिन देश एक ही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।